Hello guys, today we are going to start with liabilities of trade union. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज है, कुछ ऑब्लिगेशंस है। मार्क माय वर्ड, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज होती है जो एक्ट में दिया हुआ है। तो आज अपन वो टॉपिक कवर करते हैं, लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। देखिए, ये सिलेबस है जिसमें मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 15 जो कहता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फंड्स बनाते हैं, जनरल फंड बनाते हैं और एक पॉलिटिकल फंड्स बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना, मेंबर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं। वो पैसों का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, ठीक है, वो सेक्शन 15 में दिया हुआ है कि ये बातों में आप वो पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंड्स आपने कलेक्ट किया है उसका और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखा है कैन नॉट यूज फंड्स अदर देन अंडर सेक्शन 15। क्या क्या है पॉइंट्स वो देख लेते हैं। तो सेक्शन 15 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 15 में लिखा है ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंट। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, तो ऐसे 9 पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहला सिंपल पॉइंट्स है गाइस, देखिए ट्रेड यूनियन में जो ऑफिस बैरर्स होते हैं उनके सैलरी और अलाउंसेस के लिए पैसा का इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है। दूसरा, ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट किसी ने केस किया है कोर्ट में, या ट्रेड यूनियन ने किसी के, ठीक है, किसी को केस किया हुआ है, तो उसके लिए जो लीगल एक्सपेंसेस जो लगते हैं, है ना, उसके लिए वो पैसों का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस स्पेंट ऑन डिफेंडिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द यूनियन। थर्ड है सेटलमेंट, ट्रेड डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए जो पैसा, खर्चा, फीस, एक्सपेंसेस लगते हैं उसमें इस्तेमाल हो सकता है। इवन स्पेशल अलाउंसेस दिया जा सकता है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, सिकनेस या फिर एक्सीडेंट होता है उस समय अपने मेंबर्स के, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को या उनके डिपेंडेंट को दिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनसेशन दिया जा सकता है इन केस लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। कंपनसेशन किसको, अपने मेंबर्स को, ठीक है, कि ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है तो उनको लॉस हो रहा है, उस समय उनको कंपनसेशन दिया जा सकता है। इवन 6 पॉइंट लिखा है एजुकेशनल या फिर सोशल या रिलीजियस बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा सकते हैं उनके मेंबर्स को, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है अगेंस्ट सिकनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेस करने के लिए अपने मेंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पैसों का। एट्थ, प्रोवाइडिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रियोडिकल्स, प्रियोडिकल्स यानी मंथली या 3-3 महीनों में या सालाना जो उनकी बुकलेट निकलती होगी मेंबर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उसके लिए आप खर्चा कर सकते हो। तो लिखा है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ periodicals फॉर द यूज ऑफ विच इज इंटेंडेड फॉर द मेंबर्स बेनिफिट। इसके अलावा ऑफिशियल गैजेट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो जो नोटिफिकेशन देंगे, जो जो नोटिफाई करेंगे ये ऑब्जेक्ट में आप पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां वो पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सेक्शन 15 एक तरह से क्या है, सेक्शन 15 ट्रेड यूनियन के ऊपर ऑब्लिगेशन देता है कि भाई आपके ये जो जनरल फंड है इसको इस पॉइंट्स में इस्तेमाल करें, इस जगह में इस्तेमाल करें, इसके अलावा और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये क्या होगी, लाइबिलिटी आ गई। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 19 क्या कहता है गाइस, देखिए सिंपल, मैं पहले आपको पॉइंट समझा देता हूं। कई बार क्या होता है, ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन मेंबर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर इन केस फ्यूचर में यूनियन ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे लेबर्स की मांगों को पूरी करने के लिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ट्रेड यूनियन मेंबर्स को क्या कर रहा है कि भाई अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो आप हम सबके साथ मिलकर सारे के सारे काम करने से मना करेंगे। ये एग्रीमेंट हो रहा है ट्रेड यूनियन और मेंबर के बीच में। यानी एक तरह से क्या हो रहा है, ट्रेड यूनियन मेंबर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप काम नहीं करेंगे इन केस नीड अराइज, इन केस क्या होता है, स्ट्राइक होता है। तो देखो, नॉर्मली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड या वॉइडेबल होता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी को बोल रहे हो कि काम नहीं करेगा, ठीक है, बिजनेस नहीं करेगा, सर्विस नहीं करेगा, ठीक है, कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा, ये वॉइड होता है। लेकिन ट्रेड यूनियन में, ठीक है, ये सारी एग्रीमेंट को वैलिड माना गया है।
तो जिस पर्सन ने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, उसको ये मानना पड़ेगा, उसे काम, उसको जो काम नहीं करना है, उसने जो प्रॉमिस किया वो उसको मानना पड़ेगा, उसको काम नहीं करना पड़ेगा। यानी स्ट्राइक के समय क्या होगा, उसको अपने आप को विथहेल्ड करना पड़ेगा काम करने से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in any other law for the time being in force. An agreement between the members of a registered trade union. Agreement किसके बीच में, members के बीच में, वो भी कौन से, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। मार्क माय वर्ड, देखो ध्यान से देखो, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन लिखा हुआ है, अनरजिस्टर्ड के लिए बात ही नहीं करता है। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी वॉइड और वॉइडेबल merely by reason of the fact that any of the objects of the agreement are in restraint of trade। समझा? तो देखो, अगर आपने सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर करेंगे तो वहां पे लिखा होगा रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जैसे एग्रीमेंट कोई भी किया जाएगा वो वॉइड होता है। वॉइड यानी विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ठीक है, वॉइड होता है, नल एंड वॉइड सुना होगा ऐसा वर्ड। However, such agreement between trade union member is neither void nor voidable। यानी मेंबर्स, ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे को क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट टर्म्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फोर्सिबल, ये लाइबिलिटी हो जाएगी मेंबर्स के ऊपर कि अगर आपने ये एग्रीमेंट किया हुआ है तो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम सम ट्रेड और सम एक्टिविटी और सम सर्विस। ये हुआ सेक्शन 19। आगे बढ़ते हैं। फिर आया सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या कहता है, सेक्शन 28 कहता है कि आपकी जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को टाइम टू टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। एक तरह से ट्रेड यूनियन का कच्चा चिट्ठा जो भी है, ठीक है, बैलेंस, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज, ऑडिट किया हुआ रिपोर्ट, वो सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, एनुअल रिटर्न्स टू बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ईयरली। सालाना रजिस्ट्रार को एनुअल रिटर्न्स देना पड़ेगा ऑन और बिफोर सच डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब एनुअल रिटर्न्स में क्या हो जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, जनरल स्टेटमेंट, फिर ऑडिट रिपोर्ट, फिर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स जो आपके ट्रेड यूनियन का है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का है, इवन एसेट एंड लाइबिलिटीज, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, लोन है, कुछ है, ठीक है, एज ऑन 31st डे ऑफ दिसंबर, ये सब, ठीक है। स्टेटमेंट शैल बी prepared in such form and shall comprise such particulars as may be prescribed। ठीक है, ये रिटर्न्स, इसके अलावा भी देखिए, आपको ट्रेड यूनियन के रूल्स जो होते हैं, हर ट्रेड यूनियन के रूल्स होते हैं, जो जिस दिन आप क्या कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं रजिस्ट्रार को, उस तारीख तक जो भी रूल्स में आपने चेंजेस करे, करेक्ट कॉपी आप उनको सबमिट करें। ठीक है, इवन सबसेक्शन 3 क्या कहता है, कॉपी ऑफ एवरी ऑल्टरेशन मेड इन द रूल्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी सेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। यानी आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि जब कभी भी आप अपने रूल्स में चेंजेस करेंगे तो उसके 15 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को उसकी एक कॉपी भेजेंगे। ठीक है, ये सारे सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास क्या है, पावर है। क्या लिखा है, तो देखो सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रिफर्ड इन सबसेक्शन 1, 2 एंड 3, रजिस्ट्रार हो या कोई भी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, जनरली स्पेशल ऑर्डर से, मे एट अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम यानी बिजनेस आवर्स में, इंस्पेक्ट कर सकते हैं ट्रेड यूनियन के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या अकाउंट बुक्स या रजिस्टर्स, ठीक है, मेंबर्स के रजिस्टर जो होते हैं, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन, या फिर एट इट्स, कहाँ पे कर सकते हैं, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, और मे रिक्वायर देयर प्रोडक्शन एट सच प्लेस, और या फिर वो कॉल आउट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियन के ऑफिस से बुला सकते हैं क्या, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कहाँ पे, सच प्लेस एज ही मे स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ठीक है, लेकिन वो जगह क्या नहीं होनी चाहिए, ट्रेड यूनियन के रजिस्टर्ड ऑफिस से 10 माइल के अंदर में होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आगे का आपका जो इन डिटेल लॉ है वो है। बस आपको ये याद रखना है कि क्या करा जा सकता है, रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स भी कॉल कर सकता है ट्रेड यूनियन से, ठीक है, फॉर इंस्पेक्शन। तो ये लाइबिलिटी हो गई है, जब रजिस्ट्रार कॉल करेगा तो ट्रेड यूनियन को उनके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अकाउंट बुक्स, रजिस्टर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स या रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। तो एक तरह से लाइबिलिटी हो गई ट्रेड यूनियन के ऊपर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, छोटा सा वीडियो है, ठीक है, लेकिन कंसाइज वीडियो है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए,
ताकि आपको और भी नए नए जो रूल्स हैं ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, ठीक है, और लेबर लॉ से रिलेटेड वो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइस।